Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यूट्यूब के इस कलाम एजुकेशन पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास का जो दूसरा अध्याय है मात्रक व मापन उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग भौतिक जगत यानी कि फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखते हैं मात्रक व मापन। जैसे अगर मैं बात करूँ ये पेन और मान लो ये एक है कैप, तो हम लोग देखते हैं कि इसका साइज़ अलग है, इसका अलग है, और अगर मैं ये लूँ तो इसका साइज़ अलग है। तो हम किस आधार पे मापते हैं? और अगर मैं मान लो इसका वेट देखूं और इसको देखूं तो ये ज़्यादा भारी है, ये कम भारी है। तो इस प्रकार वहाँ पे कंसेप्ट आता है मात्रक व मापन का। तो सबसे पहले मात्रक क्या होता है? कोई भी एक मानक होता है, उससे उसकी तुलना करते हैं। मान लो ये एक मानक है, यानी मैं इसको बोल दूं मान लो 1 मीटर, तो फिर मैं देखता हूँ ये इसका कितना गुना है। जैसे ये 1, 2, 2.5 यानी कि इसका 2.5 गुना है, तो मैं लिख दूंगा 2.5 मीटर। तो इस प्रकार हम लोग मात्रक डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है, उसके आधार पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मात्रक की परिभाषा क्या हो जाएगी? यानी कि मात्रक एक निश्चित मानक होता है जिससे किसी भी भौतिक राशि की तुलना की जाती है। सबसे पहले प्राचीन काल में जो मात्रक व मापन की जो पद्धति होती है वो 3 प्रकार की होती थी। जैसे आपने नाम सुना होगा MKS पद्धति, एक CGS पद्धति, और एक होती है FPS पद्धति। यानी कि MKS पद्धति, CGS पद्धति और FH पद्धति, इसका नाम जैसे 10वीं क्लास में सुनते हैं हम लोग। तो MKS पद्धति में क्या होता है? जो लंबाई का मात्रक होता है वो होता है मीटर। फिर K का मतलब किलोग्राम, और S का मतलब होता है सेकंड। उसी प्रकार CGS में जो मीटर होता है उसकी जगह होता है सेंटीमीटर। G का मतलब यहाँ किलोग्राम होता है, यहाँ पे होता है ग्राम, और ये होता है सेकंड। अगर मैं बात करूँ FPS, इसका मतलब होता है फुट। यानी कि वहाँ पे मीटर था, यहाँ पे सेंटीमीटर था, यहाँ पे हम लोग फुट लेते हैं। और पाउंड, और इसका सेकंड। अब ये तीनों में मेन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो मेन जो स्टैंडर्ड है वो मीटर है, यानी कि मीटर के बेस पे मापते हैं, 2 मीटर 4 मीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर के आधार पे 200 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर, और यहाँ पे फुट, जैसे 1 फुट 2 फुट, और यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम है। ये बड़ी इकाई, ये छोटी इकाई। और पाउंड हम लोग सुनते हैं, जैसे किलोग्राम से कुछ भारी होता है, और तीनों में सेकेंड सेम होता है। तो ये होते हैं MKS, CGS और FPS पद्धति। अब जैसे अगर तीनों अलग अलग थे, उसी प्रकार अगर हम पूरी दुनिया में देखेंगे तो कोई अलग मापेगा, कोई इसको 1 मीटर कहेगा, कोई इसको मान लो कोई सेंटीमीटर कहेगा। तो पूरी दुनिया में एक रूपता लाने के लिए हम लोगों ने क्या एक फिक्स तय कर दिया, यानी कि एक स्टैंडर्ड तय कर दिया जो पूरे वर्ल्ड में यानी कि इंटरनेशनल रूप से मान्य होगा। तो उसको कहा जाता है SI पद्धति, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। यानी कि जो इंटरनेशनल पद्धति होती है मात्रक व मापन की, उसको कहा जाता है SI पद्धति। इसके आधार पे कुछ मूल मात्रक तय किए गए, यानी कि वो मेन मात्रक है, उसी के आधार पे वो 7 मूल मात्रक है, और उसके आधार पे कुछ व्युत्पन्न किए जाते हैं। जैसे मान लो बल का मात्रक व्युत्पन्न किया जाता है, और जो मेन मात्रक होते हैं वो होते हैं 7। तो 7 मेन मूल मात्रक कौन से होते हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लंबाई, फिर आता है द्रव्यमान,
तो सबसे पहले हम 4 देखते हैं। लंबाई होता है उसको मात्रक और प्रतीक। अगर हम लंबाई के मात्रक की बात करें इंटरनेशनल यानी कि एसआई पद्धति, जो एक पद्धति निर्धारित की गई है पूरे विश्व के लिए, उसमें लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, एम, मीटर। और द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं किलोग्राम। इसको कहा जाता है केजी। अब आता है समय का होता है मात्रक सेकंड, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है एस, यानी कि ये प्रतीक है। फिर आता है ताप का मात्रक होता है केल्विन, और इसका जो वो लिखा जाता है के। यानी कि हमें ध्यान रखना है, अगर कोई भी मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर है, जैसे केल्विन वैज्ञानिक के नाम पे, तो ये लिखा जाएगा कैपिटल, और बाकी वैज्ञानिक के नाम पे नहीं है तो ये स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, जैसे एम, किलोग्राम और सेकंड। और ये वैज्ञानिक के नाम पे इसलिए इसको कैपिटल में लिखा जाएगा। तो ये 4 हो गए मूल मात्रक, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड और ताप का केल्विन। अब 5वां, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम है, उसका आधार पे तो इसका मात्रक होगा ए, कैपिटल में लिखा जाएगा। अगला आता है पदार्थ की मात्रा है, इसका होता है मोल, इसको लिखा जाता है MOL। अगली आती है तीव्रता की जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला, और इसको निरूपित किया जाता है CD यानी कि कैंडेला। तो 4 हम पहले देख चुके हैं। अब 5वां आता है विद्युत धारा, उसका मात्रक एम्पियर होता है, वैज्ञानिक के नाम पे इसलिए इसको कैपिटल से डिनोट प्रदर्शित किया जाएगा। अगला आता है पदार्थ की मात्रा, उसका मात्रक होता है मोल, ये इस तरह लिखा जाता है मोल शॉर्ट में। और अगली आती है तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और इसको CD से लिखा जाता है। अब ये तो हो गए 7 मूल मात्रक, यानी कि कितने हैं? 7 टोटल मूल मात्रक। इसका आधार पे 2 और व्युत्पन्न मात्रक है। ये हम लोग 7 मूल मात्रक देख चुके हैं। इसके अलावा 2 पूरक मात्रक होते हैं, एक होता है रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। इसको ऐसे लिखा जाता है RADIN, रेडियन, शॉर्ट में लिखा जाता है RAD, और इसको SR यानी कि स्टेरेडियन। अब इसमें अंतर क्या होता है? जो रेडियन होता है, जो हम सिंगल कोण देखते हैं, जैसे मान लो नॉर्मल ये कोण है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, मान लो ये भुजा है, तो इसके बीच का जो कोण है तो इसको कहा जाता है रेडियन में, यानी कि ये होता है नॉर्मल कोण। एक होता है ठोस कोण, यानी कि जैसे मान लो एक तिल ऐसे है, मान लो इस तरह कोण बनता है, मान लो इस तरह कोण बनता है, तो इसके बीच का जो कोण होता है उसको कहा जाता है ठोस कोण, यानी कि ठोस कोण या घन कोण। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन, यानी कि इसको बोला जाता है स्टेरेडियन। यानी कि हमें ध्यान रखना है 7 मूल मात्रक होते हैं, और 7 मूल मात्रक के साथ साथ रेडियन और स्टेरेडियन 2 पूरक मात्रक होते हैं, यानी कि 2 होते हैं पूरक मात्रक। और ध्यान रखना है जो इसका पूरा एक राउंड होता है वो होता है 2 पाई का, और 2 पाई में होता है 360 डिग्री। तो ध्यान रखना है 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। और उसके बाद आते हैं व्युत्पन्न मात्रक, तो वो भी हम लोग अब देखते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं लंबाई का मापन, जैसे मान लो अगर
1 सेंटीमीटर से लेके 10⁻⁻⁴ मीटर तक जो नॉर्मल जो छोटी दूरियां होती है उसके लिए हम लोग जैसे वर्नियर कैलिपर्स होती है, स्क्रू गेज होते हैं। जब आप लोग प्रैक्टिकल लैब में जाओगे तो वो स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स देखोगे तो उसका हो जाता है मापन। एक होती है बहुत लंबाई दूरी, जैसे मान लो पृथ्वी से सूर्य की दूरी को मापना है तो हम किस प्रकार मापते हैं, तो इसके लिए एक विधि होती है लंबन विधि। तो ये लंबन विधि क्या होता है, ये बड़ी दूरियों को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे पृथ्वी से लेके सूर्य की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, तो इस दूरी को मापने के लिए लंबन विधि प्रयोग में ली जाती है। तो इसके लिए मान लेते हैं हम लोग ये कोई ग्रह है, मान लो ये सन है, तो यहाँ पे मान लो कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है, यानी कि जो पृथ्वी पे यहाँ पे खड़ा है, तो हम लोग ये एक लाइन खींच दी। अब यहाँ से मान लो कोई ये पॉइंट है ए, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर चलता है और यहाँ से चल के यहाँ चला जाता है बी बिंदु पे, फिर यहाँ से हम लोग ये रेखा खींच देते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये लैब में किया जाता है, तो उसकी सहायता से हम लोग ये एंगल माप सकते हैं। तो मान लो ये एंगल हो गया थीटा, और ये दूरी मान लो जैसे बी हो गई, ऐसे बी की दूरी हमें पता है, यहाँ से यहाँ चल के गए तो कितनी दूरी है, ये जो दूरी है ये दोनों सेम है, ये हमें पता नहीं है, यानी कि ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, ये मान लो वृत्त है, ये इसकी सेंटर है, ये इसकी त्रिज्या है। तो मान लो अगर ये चाप है, ये त्रिज्या है और ये थीटा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कोण इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या। तो ये अगर हम बात करें बहुत छोटे लेवल के लिए, तो ये एक तरह से सीधी रेखा होती है, यहाँ पे भी सीधी रेखा है, तो इसकी लंबाई की तुलना में ये बहुत छोटा एरिया होता है। इसकी वजह से हम लोग ये एक वृत्त के चाप की तरह मान सकते हैं, और वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो कोण जैसे ये थीटा है, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, चाप बटा त्रिज्या, चाप क्या है बी अपॉन ये डी, ये त्रिज्या। अगर हमें डी का मान ज्ञात करना है तो डी हो जाएगा बी अपॉन थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है इसके लिए। तो अब हम लोग इस पे आधारित एक क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसको लंबन विधि के नाम से जाना जाता है। इसका ये फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू बी अपॉन डी, अगर डी का मान ज्ञात करना है तो बी अपॉन थीटा। अब ये हम लोगों ने पढ़ लिया लंबन विधि। अब इस पे हम लोगों ने जो पिछला पढ़ा रेडियन, और उसके आधार पे 2 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, हमको ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ लंबन विधि से, डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1 डिग्री, 1 इसको बोला जाता है मिनट, आर्क मिनट, यानी कि 1 डिग्री का जो 60वां भाग होता है उसको कहा जाता है 1 आर्क मिनट, और 1 आर्क मिनट का जो 60वां भाग होता है उसको कहा जाता है 1 आर्क सेकंड, यानी इसको नॉर्मल मिनट और सेकंड भी बोलते हैं। जैसे हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जैसे 38 डिग्री 4 मिनट, तो ये 38 डिग्री, ये 1 डिग्री का 4 भाग है, यानी 60 भाग के 4 भाग है, तो इसको कहा जाता है नॉर्मली मिनट बोला जाता है, लेकिन जो फिजिक्स की भाषा में उसको आर्क मिनट और आर्क सेकेंड कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। अब ये है कि 1 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है। हमें पता है कि जो 360 डिग्री होती है वो होती है 2 पाई रेडियन। हमें मान ज्ञात किसका करना है, 1 डिग्री का, तो 360 को उधर भेज देंगे, 1 डिग्री ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। पाई का मान हमें पता 3.14 होता है, 180 डिग्री। अब हम लोग इसमें भाग देंगे 314 में 18,000 का, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका जो मान आता है वो होता है 1.754 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, यानी कि इसको सोल्व करने पे हमें ये मान प्राप्त होता है 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन, यानी कि 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। अब हमें 1 आर्क मिनट को उसमें बदलना है। जैसे 1 डिग्री है तो 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं 1 डिग्री में आर्क मिनट, तो सेम ही इसके इक्वल हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। हमें मान ज्ञात करना है 1 आर्क मिनट का, तो उधर भेज देंगे, ये 60 का दोनों तरफ भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 1 मिनट
60 पॉइंट हटा देंगे पहले, फिर हम लोग इसमें भाग दे देंगे 1745 में 60,000 का इस पूरे में, तो हमें ये मान प्राप्त हो जाएगा 2.908 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। तो इस प्रकार हम लोग एक आर्क मिनट को रेडियन में बदल सकते हैं। अब हमको बदलना है एक आर्क सेकंड को, तो वही एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हम लोग देखते हैं, हमें पता है कि जो एक मिनट होता है उसमें जो मान होता है रेडियन में, वो क्या होता है 2.908 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। अब हमें पता है एक आर्क मिनट में 60 आर्क सेकंड होते हैं, तो 60 आर्क सेकंड इक्वल टू 2.908 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। अब एक का मान याद करना है, तो एक रेडियन इक्वल आर्क सेकंड इक्वल टू हो जाएगा 2.908 इंटू बटा 60 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। अब हम लोग जब इसको सोल्व करते हैं तो एक आर्क सेकेंड में जो रेडियन में मान होता है वो हमें प्राप्त होता है 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन। तो इस प्रकार हम लोग एक आर्क सेकेंड को इसमें बदल सकते हैं। जैसे अगर पूछ ले 5 आर्क सेकेंड में, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे, 7 में पूछ लेंगे 7 से कर देंगे, पूछ लेंगे 6 आर्क मिनट में कितना होता है, तो जो हमें ये मान प्राप्त हुआ उसको 6 से गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये जो हम लोगों ने लंबन विधि से फॉर्मूला डिराइव किया था वो ये है। अब ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने पास की किसी मीनार की अपने से दूरी का आकलन करना चाहता है। यानी एक व्यक्ति है, उसके पास में मान लो आधा किलोमीटर दूरी या कोई एक मीनार है, अब वो जानना चाहता है कि उसकी यहाँ से दूरी कितनी है। तो वे मीनार सी के सामने, मान लो ये कोई मीनार है, उसके सामने खड़ा हो जाता है सी, किसी बिंदु ए पर, मान लो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ए पर खड़ा होता है और ए सी की सीध में बहुत दूर स्थित किसी बिंदु ओ को देखता है। पहले ओ को देखता है बहुत दूर, और फिर वह एस सी से लंबवत 100 मीटर दूरी बी तक चलता है, जैसे मान लो यहाँ से फिर यहाँ तक चल जाता है, और उसके बाद फिर वो मीनार को देखता है और एक बिंदु को देखता है। तो वह सी को देखता है। सी की दृष्टि रेखा, यानी कि जैसे यहाँ से मैंने देखी और यहाँ पे आके देखी, तो यहाँ पे जो बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाता है 40 डिग्री। अब हम लोग बोर्ड पे देखते हैं, मान लो ये कोई मीनार है सी, यहाँ पे ये कोई बिंदु ए पे खड़ा है, ये सी कोई मीनार है, ये इसके सामने ए पे खड़ा है, फिर ये यहाँ से सी को देखता है, फिर एक दूर बिंदु कोई मान लो ओ है बिंदु, उसको देखता है, फिर वो यहाँ से कितना 100 मीटर दूर चलता है, मान लो ये 100 मीटर दूरी तय करता है। फिर यहाँ से यही ओ बिंदु है, ओ बिंदु बहुत दूर है, यानी कि ओ की जो स्थिति है वो लगभग सेम रहेगी, यानी इसके बीच का जो कोण रहेगा वो नगण्य रहेगा, यानी हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे। और फिर यहाँ से सी को देखता है, तो वो देखता है कि जो मेन जो एंगल था यहाँ से जो देखा, अब यहाँ से जो देख रहा है, तो यहाँ का बीच का जो एंगल है वो हो गया 40 डिग्री, यानी कि इसके और इसके बीच का कोण हो चुका है 40 डिग्री। अब हमें पता है कि ये समांतर रेखाएं हैं, तो ये कोण भी 40 डिग्री होगा एकांतर कोण के आधार पे। अब हमें ज्ञात करना है कि ए से मीनार सी की दूरी, यानी ए बिंदु से मीनार सी की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि ये फॉर्मूला है, इसके अगर मान हो तो हम लोग ज्ञात कर सकते। जैसे थीटा का मान हमें प्राप्त है, बी का मान 100 मीटर में प्राप्त है, हमें ज्ञात करने डी, यानी कि हम लोग इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग मान रखते हैं डी, बी का मान 100 मीटर, यानी कि वो ए से बी तक कितनी दूरी तय की वो हो जाएगा 100 मीटर, तो ये हो गया 100 मीटर। अब आता है थीटा, यानी कि जो थीटा है, थीटा कितना है 40 डिग्री। ये पे हम लोग ये लेते हैं, तो इसका जो मान होता है वो होता है अगर हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 119 मीटर, यानी कि हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें रीजन टेन थीटा लिखने का क्या कारण है, जैसे मान लो ये एक फॉर्मूला होता है जैसे फेमस, ये मान लो एक समकोण त्रिभुज बन गया,
यानी ये फॉर्मूला ज्ञात करना है बहुत लंबी दूरियों के लिए। जब हम लोग थीटा को नगण्य मान सकते हैं, यानी बहुत छोटा थीटा होता है, तो यहाँ से ये हट जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि दूरी छोटी है। विधि लंबन वाली जब बड़ी के लिए काम आती है। यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जैसे मान लो ये है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। अभी हमें पता आधार का मान ज्ञात करना है, यानी कि आधार किस में आएगा, साइन कोस टेन, यानी कि लंब, हमें लंब चाहिए एक और हमें चाहिए आधार, यानी कि लंब और आधार किस में आएगा, इसमें, यानी कि साइन कोस टेन में। तो ये टेन में आता है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब, यानी कि 100 मीटर बटावा आधार। आधार क्या है, मान लो डी है, तो हम डी को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 100 मीटर अपॉन टेन थीटा। इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे 1040 लिखा है, यानी दूरी छोटी होने की वजह से हम लोग थीटा को लिखना पड़ता है। बड़ी दूरी हो जैसे सूर्य और पृथ्वी के लिए क्या है, वो थीटा बहुत छोटा हो जाता है, यानी कि हम लोग जो 10 थीटा होता है उसको नॉर्मली थीटा मान सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे ये थीटा आता है, ये लंबन विधि में, और यहाँ पे एक त्रिभुज बना है, इसलिए ये इस आधार पे क्वेश्चन सोल्व होगा। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हम लोग लंबन विधि पढ़ चुके हैं। अब लोग आता है लंबाइयों का परिसर। यानी कि लंबाई की कौन कौन से, जैसे जो बड़ी बड़ी इकाई होती है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष का सुना होगा। हम लोग क्या है, प्रकाश वर्ष देकर उसको समय के आधार से लिंक कर देते हैं। तो लंबाइयों का परिसर क्या क्या होता है, जैसे एक आता है फर्मी, 1 फर्मी, तो इसका मीटर में क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि 10⁻⁻15, यानी बहुत छोटी दूरी होती है, उसको कहा जाता है एक फर्मी। अगर हम अगली बात करें तो मान लो एक एंगस्ट्रम, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, एक ए एक के ऊपर डिग्री, यानी कि ये होता है एक एंगस्ट्रम, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि ये होता है। फिर अगली आती है एक खगोलीय मात्रक, यानी कि 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसको कहा जाता है एक खगोलीय मात्रक। इसका मान होता है 1.496 × 10⁻11। और अगला आता है 1 एक प्रकाश वर्ष, यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसको कहा जाता है एक प्रकाश वर्ष। इसका मान होता है 9.46 × 10⁻15। फिर एक आता है पारसेक, तो मान लो पारसेक क्या होता है, मान लो ये पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है, ये मान लो पृथ्वी का व्यास है, पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पृथ्वी की त्रिज्या, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या के जितनी बड़ी रेखा द्वारा वह लंबाई जहाँ पे 1 आर्क सेकेंड का कोण अंतरित किया जाता है, यानी मान लो यहाँ पे ये 1 आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करती है, तो इसके जो बीच की दूरी होती है उसको कहा जाता है 1 पारसेक। ये होती है इसका मान होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो हम लोग यहाँ तक मात्रक और जो लंबन विधि होती है वो देख चुके हैं, और लंबाई का परिसर, फर्मी, एंगस्ट्रम, खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष एंड पारसेक देख चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इससे आगे की ओली कमल विधि। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.